अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? आई थिंक ज्यादा लोग बोलेंगे कि कैपिटल की कमी लगती है। राइट। या शायद गलत को फाउंडर चुन लेना। लेकिन मैं एक बहुत ही डायरेक्ट और बोल्ड सच बताता हूं आज। बिना सॉलिड ग्राउंड रिसर्च के किसी नए बिजनेस में अपना पैसा लगाना, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे बिना रेटिंग्स और रिव्यूज चेक किए किसी नए रेस्टोरेंट में फैमिली डिनर के लिए चले जाना। ओ बिल्कुल। पैसा, टाइम और मूड तीनों बर्बाद होने के पूरे चांसेस होते हैं इसमें। ये एनालॉजी एक्चुअली रियलिटी के बहुत करीब है। और अजीब बात तो ये है कि हम एक छोटा सा 50,000 का फोन खरीदने से पहले 10 YouTube वीडियोस देखते हैं, प्रोसेसर्स कंपेयर करते हैं, बैटरी लाइफ चेक करते हैं। हाँ, एकदम डिटेल में जाते हैं। एग्जैक्टली। पर जब बात अपना पूरा करियर, अपनी लाइफ सेविंग्स किसी एक बिजनेस आइडिया पर लगाने की आती है तो लोग बस एक गट फीलिंग पर जंप कर जाते हैं। सही बात है। ग्राउंड रियलिटी का वैलिडेशन बिल्कुल गायब होता है। मैं बताती हूँ, ये हर नए एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। तो आज के इस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी सेशन में हम इसी ब्लाइंड स्पॉट को कंप्लीटली टैकल करने वाले हैं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है यहाँ, एक ऐसी बिजनेस प्लेबुक को डिकोड करना जो एक्चुअली ग्राउंड पर काम करती है और किसी भी बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की ताकत रखती है। और इस टॉपिक के अर्जेंसी को समझना बहुत जरूरी है। आजकल मार्केट इमोशंस पर नहीं चलता, प्योरली डेटा और वैलिडेशन पर चलता है। मेक सेंस? इसको इस तरह देखिए, जैसे किसी बड़ी कंपनी में एक सीनियर लीडर को हायर करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है ना। प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री सब वेरीफाई किया जाता है। हाँ, पूरा ड्यू डिलिजेंस होता है। एग्जैक्टली। वही रिगर मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारने से पहले चाहिए। कस्टमर और प्रॉब्लम का वैलिडेशन आज के टाइम में एक लग्जरी नहीं, एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुका है। लेट्स सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। अगर हम आज की करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। हर छोटी प्रॉब्लम के लिए 10 ऐप्स हैं, हर लाइफस्टाइल नीड के लिए 20 ब्रांड्स खड़े हैं। बिल्कुल। ऐसे क्राउडेड इकोसिस्टम में जहां अटेंशन स्पैन लगभग 0 हो चुका है, एक ब्रांड मैसिव सक्सेस कैसे बनता है और दूसरा फेल क्यों हो जाता है? फर्क इस बात में है कि कौन कंज्यूमर बिहेवियर के शिफ्ट्स को डीपली समझ रहा है। देखिए, अगर हम इंडिया जैसे डेमोग्राफिक की बात करें तो मार्केट क्लियरली डिवाइडेड है। कुछ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकते हैं और वहां कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है। राइट। पर एक बहुत बड़ा मास मार्केट, लगभग 130 करोड़ लोगों का एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी भी राइट सॉल्यूशंस का वेट कर रहा है। असली बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं एग्जिस्ट करती है जहां कस्टमर का रियल पेन और मार्केट का गैप आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और रिसर्च का अकेला काम वही इंटरसेक्शन ढूंढना है, एज्यूम? हाँ, रिसर्च का काम उस इंटरसेक्शन को पॉइंट आउट करना ही है। सो वी नीड टू फाइंड दैट इंटरसेक्शन। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो फाउंडर्स करते हैं वो शायद ये अज्यूम करना है कि उन्हें अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ पहले से पता है। बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज तो ये बेसिक गलती नहीं करती होंगी ना? वही सबसे बड़ा कैच है। बड़ी कंपनीज भी अजम्पशंस पर शिकार होती हैं। सोर्स मटेरियल में लेगो का एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया गया है जो इस पॉइंट को एक्चुअली प्रूव करता है। लेगो जो खिलौने बनाते हैं? हाँ, लेगो दुनिया की सबसे बड़ी टॉय कंपनीज में से एक है। उनका इंटरनल डेटा बता रहा था कि उनके 91% बायर्स लड़के हैं और सिर्फ 9% लड़कियां। विथ 91% लड़के। एग्जैक्टली। अब एक लेजी ब्रांड क्या करता? वो बस अपने बॉक्सेस का कलर पिंक कर देते और सोचते कि लड़कियां खरीदने लगेंगी। हाँ, टिपिकल पिंक टैक्स वाली अप्रोच। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने रियल प्राइमरी रिसर्च की, यानी डायरेक्ट कस्टमर कनेक्ट पर फोकस किया। उन्होंने 300 लड़कियों, उनकी मदर्स और उनकी टीचर्स के साथ लंबा टाइम स्पेंड किया। तो उन्होंने फिजिकली ऑब्जर्व किया कि बच्चे एक्चुअली उनके प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। हाँ, उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट में खेलते हुए ऑब्जर्व किया। और इनसाइट क्या निकली पता है? क्या? उन्हें समझ आया कि लड़कियों का खेलने का पैटर्न बेसिक बिल्डिंग से अलग है। वो सिर्फ ब्लॉक्स को जोड़कर गाड़ी या मकान नहीं बनाती। उन्हें उन स्ट्रक्चर्स के अंदर रोल प्ले करना पसंद है। उन्हें डिटेलिंग चाहिए होती है। I see. Meaning it's not just about the construction of the toy, it's about the narrative. खिलौना सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, एक कहानी का हिस्सा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और इस बिहेवियर को समझने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन को टोटली बदल दिया। उन्होंने फ्रेंड्स सीरीज लॉन्च की। उसमें टिपिकल कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स की जगह मॉड्यूलर एनवायरनमेंट्स थे। जैसे कैफेज, वेट क्लिनिक्स। कलर्स चेंज करके वाइब्रेंट नियॉन और लेमन किए गए। और सबसे बड़ा शिफ्ट पता है क्या था? 45 फीमेल फिगरीन्स और एक्सेसरीज का इंट्रोडक्शन। उन्होंने टॉय को एक कंस्ट्रक्शन टास्क से एक नैरेटिव कैनवस में बदल दिया।
और मैं गेस कर रहा हूँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी सेल्स पर क्लियरली दिखा होगा। रिजल्ट मैसिव था। इस एक ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी फीमेल ऑडियंस सडनली 45% तक ग्रो कर गई। उन्होंने बोर्डरूम में बैठकर गेस नहीं किया, उन्होंने कस्टमर की हिडन हैबिट को मैप किया। ये होती है प्राइमरी रिसर्च की असली ताकत। दैट मेक्स टोटल सेंस फॉर अ प्रोडक्ट लाइक लेगो। पर जब आपको रिलायंस जैसा स्केल चाहिए, तब आप हर कस्टमर के घर जाकर उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना। वहां ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्केल नहीं हो सकती। तब लोग क्या करते हैं? ऐसे पॉइंट पर आप मैक्रो लेवल मैपिंग का यूज करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। यहाँ पर आप रिपोर्ट्स, मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर डेटा एनालाइज करते हैं। इसका एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क सोर्स मटेरियल में रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के हवाले से दिया गया है, जिसे MT फॉर्मूला कहा जाता है। MTD फॉर्मूला। लेट्स ब्रेक दिस MTD डाउन मैकेनिस्टिकली। जब धीरूभाई टेक्सटाइल मार्केट में एंटर कर रहे थे, तब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हुआ था? MTD स्टैंड्स फॉर मार्जिन, टोटल मार्केट साइज और डिमांड। उनके पास 2 चॉइसेस थी उस टाइम, नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। उन्होंने सबसे पहले M यानी मार्जिन देखा। नेचुरल फाइबर के मुकाबले सिंथेटिक फाइबर बनाने और प्रोसेस करने में उन्हें सीधा दुगना यानी 2x मार्जिन मिल रहा था। ओके, मार्जिन डबल है, पर अगर मार्केट ही छोटी हो तो मार्जिन का क्या फायदा? वहीं पर T आता है, टोटल मार्केट साइज। सिंथेटिक फाइबर नेचुरली कॉस्ट इफेक्टिव और मैस प्रोड्यूसेबल था। इसकी वजह से इसका एड्रेसेबल मार्केट साइज रेगुलर फाइबर से 33% बढ़ा था और ये लगभग 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। उन्हें एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मिल गया अपने बिजनेस के लिए। वाओ, 10 टाइम्स ग्रोथ। और तीसरा फैक्टर? तीसरा था D यानी डिमांड। सिंथेटिक कपड़ा स्ट्रेचेबल था, वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज थी उसमें, और उसमें वाइब्रेंट कलर्स इजीली आ जाते थे जो उस वक्त के जनरेशन को चाहिए थे, तो डिमांड इनहेरेंटली हाई थी। मतलब उन्होंने एक ऐसी पिच सेलेक्ट की जहां बॉल उनके हिसाब से ही स्पिन होगी। हाई मार्जिन, एक्सपैंडिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग डिमांड। एक तरह से इस अप्रोच ने शुरुआती गलतियों का रिस्क कंप्लीटली मिनिमाइज कर दिया होगा। ये फ्रेमवर्क इसलिए एवरग्रीन है क्योंकि अगर मार्केट का वॉल्यूम बड़ा हो और मार्जिन अच्छा हो ना, तो अगर शुरू में आपसे एग्जीक्यूशन में छोटी गलतियां भी हो जाएं, तो भी बिजनेस सर्वाइव कर जाता है। इस एक मैक्रो लेवल डिसीजन ने रिलायंस को सिंथेटिक फाइबर मार्केट का 60% शेयर कैप्चर करने में मदद की। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से प्रोडक्ट और मार्केट सिलेक्ट हो गया, पर एक कैच है यहाँ। ग्रेट प्रोडक्ट और ह्यूज मार्केट का कॉम्बिनेशन हमेशा सक्सेस गारंटी नहीं करता, राइट? बिल्कुल नहीं करता। परसेप्शन भी कोई चीज होती है। अगर कस्टमर को ब्रांड से कनेक्ट फील नहीं हो रहा, तो मैथ्स काम नहीं आती। इससे ज्यादा सच और कुछ नहीं है। कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, ये आपकी स्प्रेडशीट के डेटा से ज्यादा पावरफुल होता है। वॉलमार्ट का केस स्टडी इस साइकोलॉजी को परफेक्टली डिफाइन करता है। 2005-2006 के आसपास वॉलमार्ट का कोर कैंपेन था एवरीडे लो प्राइस। एवरीडे लो प्राइस? ओके। हाँ, उनका लॉजिकल अजम्पशन था कि अगर हम ओपनली बोलेंगे कि हम सबसे सस्ते हैं तो पब्लिक टूट पड़ेगी, पर एक्चुअली उनका फुटफॉल गिरने लगा था। वेट अ मिनट, लेट मी पुश बैक हियर। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, तो डी मार्ट पूरा का पूरा एवरीडे लो प्राइस और हेवी डिस्काउंट्स की फिलॉसफी पर ही चलता है, और वो तो मैसिव सक्सेस है। तो वॉलमार्ट का मैसेज उनके कस्टमर्स के लिए बैकफायर क्यों किया? क्या ये कोई कल्चरल डिफरेंस था? बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है आपका। कॉन्टेक्स्ट और मास साइकोलॉजी यहाँ प्ले में आती है। डीमार्ट का प्रॉमिस वैल्यू फॉर मनी का है, इंडियन मिडिल क्लास के लिए जहां सेविंग करना एक स्मार्ट डिसीजन माना जाता है। सही बात है, हम इंडियंस तो सेविंग्स पे प्राउड फील करते हैं। एग्जैक्टली। पर उस वक्त के यूएस डेमोग्राफी में ब्रांड रिसर्च ने रिवील किया कि लोग एवरीडे लो प्राइस को चीप और शेमफुल समझने लगे थे। लोगों को लगता था कि वॉलमार्ट में देखे जाना मतलब अपनी पॉवर्टी को पब्लिकली डिस्प्ले करना है। इट बिकेम अ बैज ऑफ लोअर स्टेटस। ओह, आई सी। उनका मार्केटिंग मैसेज कस्टमर्स के सेल्फ एस्टीम पर हिट कर रहा था। दैट इज फैसिनेटिंग। तो डिस्काउंट देना प्रॉब्लम नहीं था, डिस्काउंट को फ्रेम करने का तरीका प्रॉब्लम था। उन्होंने इस साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक को कैसे हटाया फिर? उन्होंने नैरेटिव शिफ्ट किया, स्लोगन बदल कर रखा, सेव मनी लिव बेटर। सेव मनी लिव बेटर, नाइस। अब इसका मैकेनिज्म देखिए। डिस्काउंट अभी भी वही है, प्राइसेस अभी भी लो हैं, पर अब मैसेज कह रहा था कि आप स्मार्ट हो क्योंकि आप पैसे बचाकर अपनी फैमिली की लाइफ
बेटर बना रहे हो। एक छोटा सा वर्डिंग चेंज और कस्टमर अब चीप नहीं, स्मार्ट और रिस्पेक्टेड फील कर रहा था। वाओ, सिर्फ फ्रेमिंग चेंज की। हाँ, और उन्होंने खोई हुई मार्केट वापस जीत ली इससे। परसेप्शन सच में रियलिटी को ओवरशैडो कर लेती है। इससे मुझे एक और सवाल याद आता है, अगर कोई प्रोडक्ट पुराना और बहुत सक्सेसफुल रहा हो तो क्या वही सक्सेसफुल हिस्ट्री नए जमाने में कस्टमर के परचेज पाथ को ब्लॉक कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। अगर आप कस्टमर की करंट लाइफस्टाइल को नहीं मैप कर रहे हैं तो लेगेसी ब्रांड होना एक बर्डन बन जाता है। ओल्ड स्पाइस का एग्जाम्पल ले तो लगभग 70 साल पुराना कल्चरली सक्सेसफुल ब्रांड था, पर उनकी सेल्स लगातार नीचे गिर रही थी। ओल्ड स्पाइस, ओके। प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का था, पर नया यूथ उसे खरीद ही नहीं रहा था। लेट मी गेस, ब्रांड इमेज आउटडेटेड हो गई थी उनकी। सिर्फ आउटडेटेड नहीं, उनके सर्वे में एक स्पेसिफिक फ्रेज बार बार आया। लोगों ने बोला, इट स्मेल्स लाइक ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मतलब दादाजी जैसी खुशबू? हाँ, यूथ को उस परफ्यूम की खुशबू से अपने दादाजी की याद आती थी। अब कोई भी कॉलेज जाने वाला लड़का कूल लगना चाहता है, अपने दादाजी जैसा स्मेल नहीं करना चाहता ना। ये उनका सबसे बड़ा परचेस पाथ ब्लॉकर था। तो इस ब्लॉक को कैसे क्लियर किया जाए? फॉर्मूला बदल देना तो रिस्क है, पुराने कस्टमर्स खोने का। उन्होंने फॉर्मूला नहीं बदला, उन्होंने नैरेटिव को फ्लिप किया सेल्फ अवेयर ह्यूमर के साथ। उन्होंने उसी ग्रैंडपा हिस्ट्री को अपना वेपन बना लिया। नया कैंपेन लॉन्च हुआ जिसका कोर मैसेज था, अगर तुम्हारे दादाजी ने ये नहीं लगाया होता और दादी जी को इंप्रेस नहीं किया होता तो तुम पैदा ही नहीं होते। वाह, फ्रॉम स्मेल्स मेड एन ओल्ड मैन टू दिस इज द ओरिजिनल अल्फा सेंट। उन्होंने ऑब्स्टेकल को ही मार्केटिंग टूल बना दिया। और उस ह्यूमर ने यूथ के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन बना लिया था। अगले ही क्वार्टर में उनकी सेल्स 27% बढ़ गई। ये होता है कस्टमर के माइंड में चल रही हिडन अड़चन को समझना और उस परचेज पाथ को स्मूथली क्लियर करना। अमेजिंग। तो ब्रांड मैसेजिंग सेट हो गई। अब आते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी पर। एक फ्रेमवर्क जिसका नाम मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा वो था मिस्ट्री शॉपिंग। बड़ी कंपनीज इसे लिटरली कैसे एग्जीक्यूट करती हैं? इसका मेन मोटिव होता है कस्टमर एक्सपीरियंस का अनफिल्टर्ड और रॉ डेटा कलेक्ट करना, जब स्टोर मैनेजर्स को पता ना हो कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे स्टारबक्स अपनी कस्टमर सर्विस स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए आउटसोर्स सीक्रेट टीम्स भेजता है। पर एक सिंपल कॉफी शॉप को स्ट्रेस टेस्ट करने की क्या जरूरत है? एक आम दिन में सर्विस तो स्टैंडर्ड ही होती होगी ना? बात सिर्फ स्टैंडर्ड डे की नहीं है। सर्विस का असली टेस्ट तब नहीं होता जब स्टोर खाली हो और स्टाफ बिल्कुल रिलैक्स्ड हो। असली टेस्ट प्रेशर में होता है। ये सीक्रेट टीम्स जानबूझकर अलग-अलग टाइम्स पर जाती हैं, स्पेशली पीक आवर्स में जब लंबा लाइन हो। ओके। वो स्टाफ को पर्पसली खराब नॉन फंक्शनल क्रेडिट कार्ड्स देते हैं या $1 के छुट्टे नोट्स का ढेर दे देते हैं पेमेंट के लिए। आई गेट इट नाउ। सिस्टम में फ्रिक्शन डालकर देखना कि फ्रिक्शन के टाइम स्टाफ का रिएक्शन क्या होता है। क्या वो स्टैंडर्ड स्टारबक्स स्माइल और कर्टेसी मेंटेन करते हैं या झुंझला जाते हैं? एग्जैक्टली वही। अगर स्टाफ इरिटेशन शो करता है तो मैनेजमेंट को क्लियरली पता चल जाता है कि ट्रेनिंग में गैप कहाँ पर है। ये ग्राउंड जीरो का डेटा है जो किसी भी बोर्डरूम की स्प्रेडशीट कभी नहीं पकड़ सकती। ये सारे टूल्स मतलब प्राइमरी मैपिंग, एमटीडी फॉर्मूला, परसेप्शन चेक्स और मिस्ट्री शॉपिंग, अगर हम इनको आज के बिजनेस इकोसिस्टम में प्लेस करें तो शॉर्ट टर्म में से आने वाले 0 से 3 साल में इनका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म में मार्केट टोटली अनफॉरगिविंग होने वाला है। जो फाउंडर्स ये अज्यूम कर लेंगे कि उन्हें सब पता है, बिना स्पेसिफिक नीश रिसर्च किए, वो सिवियरली स्ट्रगल करेंगे। डेटा सजेस्ट करता है कि कंज्यूमर अभी बहुत वैल्यू कॉन्शियस हो गया है। तो किन इंडस्ट्रीज का स्कोप ज्यादा है? फास्ट फैशन और स्पेसिफिकली टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर अग्रेसिवली फोकस करने वाली इंडस्ट्रीज सबसे तेजी से ग्रो करेंगी। कस्टमाइजेशन और स्पीड टू मार्केट जीतेगा। और अगर हम होराइजन थोड़ा लंबा करें, 3 से 15 साल के बीच, क्या मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे इकोनॉमी में? लॉन्ग टर्म में ना मार्केट सैचुरेशन सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा पुराने मॉडल्स के लिए। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स को अपना फोकस इंडिया की उस मैसिव डेमोग्राफिक पर शिफ्ट करना पड़ेगा जिसे हमने 130 करोड़ वाला मास मार्केट कहा था शुरू में। हाँ, वो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट। बिल्कुल। वहां प्रीमियम प्राइसिंग नहीं बल्कि टेक इनेबल्ड हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन बिजनेस मॉडल्स ही सर्वाइव करेंगे। वेल्थ क्रिएशन बॉटम ऑफ द पिरामिड को हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस देने में ही होगी। उस मास मार्केट और वॉल्यूम गेम की बात चली है तो लेट्स ब्रिंग इन द अल्टीमेट रियल बिजनेस की स्टडी जो हमारे सोर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट की है, टाटा का ब्रांड ज़ूडियो।
ये केस स्टडी मुझे डेमोग्राफिक मैपिंग का मास्टर स्ट्रोक लगती है। ज़ारा और ज़ूडियो दोनों फास्ट फैशन हैं, पर उनकी अप्रोच कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट्स हैं। टाटा के रिटेल आर्म ट्रेंट ने एग्जैक्टली वही एमटीडी फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ। सेकेंडरी रिसर्च से उन्होंने क्लियरली मैप किया कि ज़ारा जैसा ब्रांड इंडिया के टॉप 15 करोड़ हाई इनकम लोगों को केटर कर रहा था। उनके टी शर्ट्स 3000 के और जीन्स 5000 की थीं। तो टाटा ने उस खाली पड़ी 13 करोड़ की मार्केट को एम किया। पर उस मार्केट की एग्जैक्ट डिमांड क्या थी? मास मार्केट की एस्पिरेशन क्या थी? वहां कस्टमर इनसाइट निकल कर आई, जिसे सोर्स ने बड़ा ब्रिलियंटली फ्रेज किया है। यूथ को स्टाइल एसआरके वाली चाहिए, यानी शाहरुख खान वाली, पर बजट केआरके वाला है। स्टाइल एसआरके वाली पर बजट केआरके वाला, दैट इज इनक्रेडिबली एक्यूरेट। है ना? एस्पिरेशन टॉप टियर है, पर पॉकेट साइज बहुत लिमिटेड है। ये यूथ अपने बजट का 80% स्ट्रीट क्लोथ्स और लोकल बाजारों में स्पेंड कर रहा था। ज़ूडियो ने डिसाइड किया कि हम इन स्ट्रीट शॉपर्स को उन्हीं के बजट में एक प्रीमियम मॉल का एक्सपीरियंस देंगे। पर मैकेनिस्टिकली ये पॉसिबल कैसे हुआ? 299 रुपए की टी शर्ट और 599 रुपए की जीन्स के साथ आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो बिना क्वालिटी को कंप्लीटली कचरा किए? सप्लाई चेन और कॉस्ट कैसे मैनेज हुई? इसका सीक्रेट उनकी लोकेशन स्ट्रैटेजी और शेयर वॉल्यूम में है। उन्होंने मेट्रो सिटीज के एक्सपेंसिव प्रीमियम मॉल्स में प्राइम रियल एस्टेट लेने की जगह टियर 2 और टियर 3 सिटीज में स्टैंड अलोन स्टोर्स खोले, जहां रेंट एक्चुअली एक फ्रैक्शन होता है। स्मार्ट। और उन्होंने मार्केटिंग पर $0 स्पेंड किए और पूरा फोकस सप्लाई चेन एफिशिएंसी पर डाल दिया। रिजल्ट देखिए, आज ज़ूडियो हर मिनट 100 टी शर्ट्स बेच रहा है। हर मिनट 100 टी शर्ट्स? हाँ, और रिटेल इंडस्ट्री में एक बड़ा मेट्रिक होता है रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट। जहां इंडस्ट्री एवरेज 8,200 रुपए पर स्क्वायर फुट है, वहां ज़ूडियो अकेले 16,300 रुपए पर स्क्वायर फुट जनरेट कर रहा है। इंडस्ट्री एवरेज से लिटरली डबल, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राइट डेमोग्राफिक की रियल पेन पॉइंट्स, मतलब एस्पिरेशन वर्सेस बजट को इफेक्टिवली रिसर्च करके सॉल्व कर दिया। ये सब सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, पर अगर हमारा कोई लिसनर इसे कल से अपने स्टार्टअप में अप्लाई करना चाहे, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? सोर्स मटेरियल 2 बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स देता है यहाँ। पहला है जिसे द हनुमान जी एनालॉजी कहा गया है। द हनुमान जी एनालॉजी? कम ऑन, मिथोलॉजी को मॉडर्न टेक स्टार्टअप्स और बिजनेस वैलिडेशन से कनेक्ट करना थोड़ा स्ट्रेच नहीं लग रहा? शुरू में लगता है, बट हियर मी आउट। मैकेनिक्स बिल्कुल सेम है इसके। लंका में फाइनल वॉर होने से पहले हनुमान जी जब सीता माता की खोज में गए थे, तो उन्होंने सिर्फ अपना डायरेक्ट काम नहीं किया, उन्होंने एक थरो जियोग्राफिकल रिसर्च की, लंका का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैप किया। ओके, आई एम लिसनिंग। फिर उन्होंने वहां के लीडर्स जैसे मेघनाथ से भिड़कर एनिमी की एक्चुअल स्ट्रेंथ टेस्ट की, और आखिर में रावण को चैलेंज करके उसका रिएक्शन ऑब्जर्व किया। ओके, आई सी वेयर यू गोइंग विद दिस। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि डायरेक्टली लॉन्च करने से पहले अपना मैक्रो जियोग्राफी मैप करो, अपने मेन कंपेटिटर्स की वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करो, A/B टेस्टिंग से और अर्ली मार्केट प्रोटोटाइप्स डालकर कस्टमर और सिस्टम का रिएक्शन ऑब्जर्व करो। बिना डेटा कलेक्ट किए वॉर स्टार्ट मत करो। एग्जैक्टली। और इस वॉर प्रेपरेशन का सबसे फाइनल और सबसे ब्रूटल टेस्ट होता है दूसरा स्टेप, जिसको कहते हैं द प्रीपेड टेस्ट। ये मार्केट वैलिडेशन का सबसे सच्चा फिल्टर है। जब आप कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो लॉन्च से पहले टारगेट कस्टमर से पूछिए कि क्या वो इस सोल्यूशन के लिए आज एडवांस में एक छोटा सा डिपॉजिट देने को तैयार है। लेट मी स्टॉप यू देयर। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये बहुत फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। कोई भी कस्टमर एक अनमेड प्रोडक्ट के लिए एडवांस पैसा क्यों देगा? वही तो पॉइंट है मेरा। फ्रिक्शन ही असली फिल्टर है। अगर फ्रिक्शन के बावजूद वो पे कर रहा है, मतलब प्रॉब्लम सच में मैसिव है उनके लिए। आज के टाइम में इस प्रीपेड टेस्ट के मॉडर्न इक्विवेलेंस हैं, जैसे लैंडिंग पेजेस जहां लोग वेट लिस्ट के लिए ईमेल देते हैं, किकस्टार्टर कैंपेन्स या नॉमिनल टोकन बुकिंग अमाउंट्स। राइट। अगर कस्टमर पैसा छोड़िए, एक रिटन या स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट देने को भी तैयार नहीं है, अपना ईमेल एड्रेस देने में हिचकिचा रहा है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपका आइडिया मार्केट फिट नहीं है। आपको दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर आना पड़ेगा। ये सच में एक वेकअप कॉल है उन सभी फाउंडर्स के लिए जो सिर्फ अज्यूम कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी सेशन ने काफी सारे स्टार्टअप मिथ्स ब्रेक किए हैं आज। लेट मी क्विकली समराइज द टॉप 3 की टेकअवेज जो हमारे लिसनर्स अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 1, MTT फॉर्मूला इज एवरीथिंग। हमेशा अपने आइडिया को मार्जिन, टोटल मार्केट साइज और डिमांड के स्केल पर जरूर नापें। नंबर 2, परसेप्शन ड्राइव्स रियलिटी। वॉलमार्ट और ओल्ड स्पाइस की कहानी याद रखें।
अगर आपका कस्टमर कैंपेन से रिस्पेक्टेड और रिलेटेबल फील नहीं करता तो बेस्ट प्रोडक्ट भी फेल हो जाएगा। मैसेज मैटर्स एज मच एज द प्रोडक्ट। और नंबर 3, मास मार्केट एग्जीक्यूशन। ज़ूडियो की मैसिव ग्रोथ प्रूफ करती है कि टियर 2 और 3 सिटीज में सही प्राइस पॉइंट पर एस्पिरेशन सेल करके आप इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आज इस मिनट आपका पोटेंशियल कस्टमर आपके फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए मिनिमल कमिटमेंट, चाहे वो टोकन मनी हो या अर्ली एक्सेस साइन अप, वो देने को तैयार नहीं है, तो अकेले में खुद से एक ब्रूटल सवाल पूछे, क्या आप सच में किसी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ अपने दिमाग में एक कूल इल्यूजन बिल्ड करके बैठे हैं? ये रियलिटी चेक हर एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। व्हाट अ पावरफुल नोट टू एंड ऑन। ये सच में वही बात हुई कि बिना मेन्यू और रिव्यूज चेक किए नए रेस्टोरेंट में पैसे उड़ाए जा रहे हैं लोग। अपने बिजनेस आइडियाज पर आज इन फ्रेमवर्क्स को अप्लाई कीजिए और रिसर्च को अपनी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बनाइए। इस स्ट्रैटेजी सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप क्वेश्चनिंग, कीप वैलिडेटिंग, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डीप डाइव में।